1947 तक हमारा देश अंग्रेजों के कब्जे में था, पर ये काफी कम लोगों को पता है कि 1911 तक ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। बाद में उन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर लिया। पर यहाँ समझने वाली बात है कि कोलकाता जो इतने सालों तक अंग्रेजों का गढ़ बना रहा, उनके अत्याचार और लोगों पर बेलगाम हुकूमत भी बाकी राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा होती होगी। पर समय के साथ जैसे जैसे अंग्रेजों के अत्याचार वहाँ के लोकल्स पर बढ़ रहे थे, बंगालीज ने छोटे छोटे लेवल्स पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये प्रोटेस्ट किसी सिटी या स्टेट लेवल नहीं बल्कि वार्ड और कॉलोनीज के लेवल पर हुआ करती थी। और इसी प्रोटेस्ट को रेगुलेट करने के लिए लोकल्स ने एक क्लब कल्चर की शुरुआत की, जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर अपने सीक्रेट मीटिंग्स, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और प्रोटेस्ट प्लान को डिस्कस किया करते थे। धीरे धीरे ये क्लब कल्चर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने लगा और आज भी उतना ही प्रोमिनेंट है। आज के टाइम पर यहाँ के लोग इन क्लब्स को लोकल फेस्टिवल्स, कल्चरल प्रोग्राम्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करते हैं। और भाई साहब, आज की ये बोन चिलिंग स्टोरी भी ना इन्हीं एक क्लब से जुड़े कुछ लड़कों की है, जिसे सुनने के बाद थोड़ा सा खून सूखना तो एकदम तय है। फिलहाल हमारे जिस सब्सक्राइबर ने स्टोरी शेयर की है उनका नाम है रुद्र, और आप अभी वीडियो में रुद्र द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। रुद्र बताते हैं कि भैया मेरे गांव का नाम लोहापुर है, जो वेस्ट बंगाल के वर्धमान जिले में पड़ता है, और इनका गांव दामोदर नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर रुद्र ने एक और चीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया कि भैया मैं चैटर्जी ब्राह्मण हूँ और मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ यहाँ पर वैष्णव समाज के लोग रहते हैं। और इन्होंने ये भी लिखा है कि वैष्णव समाज में जब किसी की डेथ होती है तो उन्हें जलाया नहीं जाता है बल्कि समाधि दी जाती है। तो ये घटना है 2013 की और उस समय रुद्र 11th क्लास में थे। यहाँ पर रुद्र और उनके दोस्तों का एक टिपिकल रूटीन हुआ करता था। सुबह स्कूल जाना है, स्कूल से आने के बाद स्पोर्ट्स खेलते थे ये लोग, और शाम के टाइम जो मैंने क्लब का जिक्र किया अभी पहले, वही क्लब में आकर ये लोग बैठा करते थे। वहाँ बैठ के अपनी बतकही होती थी और फिर खाना खाने के समय ये सब अपने अपने घर चला जाया करते हैं। अब जिस क्लब में रुद्र की गैदरिंग होती थी वो वैष्णव समाज का क्लब था। अब हर दिन की तरह रुद्र अपने दोस्तों के साथ एक संडे को अपने क्लब में बैठा हुआ था शाम के टाइम, और तभी इनको खबर मिलती है कि इनके मोहल्ले की एक लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। उसकी उम्र कोई 18-19 साल की थी। ये खबर सुन के ये सब दौड़े दौड़े उसके घर पर जाते हैं, और जब ये लोग घर पर पहुंचे तो पता चला कि लड़की को उसके घर वाले हॉस्पिटल लेकर गए। अब कुछ टाइम वहाँ बैठने के बाद रुद्र और उसके दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। 2 दिन के बाद मतलब ट्यूसडे को ये लोग फिर से फुटबॉल खेलने के बाद अपने उसी क्लब में बैठे हुए थे। बातचीत चल रही थी और तभी इनका दोस्त भागते हुए आता है इनके पास और बोलता है कि तुम लोग को पता चला वो लड़की सुसाइड अटेम्प्ट की थी ना, तो वो मर गई। अब ये सब लोग दोबारा उस लड़की के घर पर पहुंचे और जैसे मैंने बताया था कि वैष्णव समाज के लोगों को यहाँ समाधि दी जाती है, ठीक वैसे ही उस लड़की को शमशान घाट ले जाके ये लोग समाधि दिलवा देते हैं। अब एक बार थोड़ा सा ना गाँव की ज्योग्राफी समझना। जो इनका लोहापुर गाँव है उसके एक साइड पर बहती है दामोदर नदी। नदी के किनारे पर घना जंगल है और दूसरी तरफ गांव तक आने के लिए रास्ता बना हुआ है जो नेशनल हाईवे से कनेक्ट करता है गांव को। जो उस लड़की ने सुसाइड किया था उस घटना को अभी 3.5 महीने ही बीते थे। दिसंबर का टाइम चल रहा था और हर बार की तरह रुद्र अपने कुछ दोस्तों के साथ वहीं क्लब में बैठा हुआ था। अब जैसे से रात हो रही थी इसके बाकी दोस्त वहाँ से उठ के अपने अपने घर जाने लगे। लास्ट में सिर्फ रुद्र और उसका एक और दोस्त जॉय, सिर्फ ये दोनों उस क्लब में रह गए थे। अब इनको आपस में बातचीत करते हुए थोड़ा टाइम हो गया और जब जॉय की नजर पड़ी घड़ी पर तब इसने देखा कि 9:30 बज रहे हैं। इसने बोला रुद्र को कि भाई 9:30 बज चुके हैं, चलते हैं घर वापस। रुद्र बोला ठीक है। अच्छा एक चीज और समझना कि ये जो क्लब है इसके अंदर एक कमरा है और एक हॉल। यहाँ जॉय बोलता है रुद्र को कि भाई मुझे ना सुसु लग गई है, तो एक काम कर, तो ना क्लब का गेट बंद कर दे, तब तक मैं पीछे सुसु करके आता हूँ। रुद्र ने बोला ठीक है। इसने पहले अंदर का कमरा लॉक किया और उसके बाद जब ये बाहर निकल रहा था क्लब से तो ऑब्वियसली जो लाइट जल रही थी इसे लाइट ऑफ करना था। रुद्र ने क्लब का लाइट ऑफ किया। अब जैसे इसने सारे लाइट्स ऑफ किए, जो क्लब के पीछे रोशनी हो रखी थी वो भी बंद हो जाती है, एकदम घनघोर अंधेरा। और उधर ही क्लब के पीछे जाके जॉय सुसु कर रहा था। रुद्र अभी यहाँ क्लब से बाहर निकल के मेन गेट पे ताला लगाने और इसी बीच जॉय भागते हुए आता है रुद्र के पास। वो एकदम घबराया हुआ था। जब रुद्र ने उसे देखा तो बोला कि भाई क्या हो गया, तू इतना घबराया हुआ क्यों है, कुछ दिख गया क्या तुझे? तो इस पर जॉय बोलता है कि भाई कुछ नहीं, जल्दी ताला बंद कर, यहाँ से चल जल्दी। और ऐसा बोल के वो रुद्र का हाथ पकड़ के सीधा घर की ओर चला जाता है। अब अगले 2 दिनों तक जॉय अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं आया। इनको लगा कि मैं भी कहीं बिजी हो गया हो। फिर तीसरे दिन रुद्र ने कॉल किया जॉय के घर कि भाई क्या हो गया, कहाँ गायब है? तब जॉय बोलता है कि भाई मेरा ना पिछले 2-3 दिन से तबीयत बहुत खराब है। रुद्र ने बोला कि ठीक है, सर्दी का टाइम है, हो सकता है तुझे कोल्ड फीवर ऐसे हो गया हो। तब जॉय बोलता है कि भाई नहीं रुद्र, एक काम करना, तो मेरे घर पर आ, कुछ बात करना है तेरे से। रुद्र ने बोला ठीक है। शाम के टाइम करीब 8 बजे के आसपास रुद्र क्लब से निकल के सीधा जॉय के घर पहुंचता है। जब ये जॉय के कमरे में गया तब जॉय से बोलता है कि भाई रूम का दरवाजा बंद कर। रुद्र बोलता है इससे कि क्या हो गया रे, तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? तब जॉय ने बोला कि उस दिन क्या हुआ था पता है? तो रुद्र ने बोला किस दिन? जॉय बोला कि वही लास्ट डे जब मैं क्लब में आया था तो क्लब के गेट का लॉक लगा रहा था, मैं सुसु करने गया था, तब से ही मेरा ये हाल हुआ है। तब रुद्र यहाँ थोड़ा सीरियस हो गया, बोला क्या हो गया था भाई, बता तो एक बार। उस रात भी तूने कुछ नहीं बताया। और फिर जो जॉय ने बोला ना भाई, उसे सुन के रुद्र के रोंगटे परपेंडिकुलर हो गए एकदम।
पर जो जॉय ने बताया उसे जानने से पहले एक चीज समझना, जो इनका गांव वाला क्लब था उसके ठीक पीछे एक ग्वाल है बड़ा सा, जहाँ पर गाय वगैरह रखा जाता है, और उस ग्वाल के पीछे एक बड़ा सा ग्राउंड। जॉय ने बोला कि भाई मैं क्लब के पीछे उधर सुसु कर रहा था और सामने जो ग्वाल घर है उसकी ही तरफ मेरी नजर थी, क्योंकि उसके अंदर एक छोटा सा बल्ब जल रहा था तो थोड़ी रोशनी हो रखी थी उधर। मैं उधर ही देखते हुए सुसु कर रहा था, और फिर थोड़ी देर देखने के बाद मैं सुसु करने लगा ऐसे नीचे देखते हुए, और कुछ सेकंड के बाद जब दोबारा मैंने ग्वाल घर की तरफ देखा तो भाई मैंने पाया कि उस ग्वाल घर के अंदर ना एक लड़की खड़ी है और उसका बाल पूरा खुला हुआ था, और वो ना मेरी तरफ ऐसे उंगली पॉइंट करके मुझे घूर रही है। भाई मैं बहुत डर गया, इसके लिए भाग के आ गया तेरे पास। फिर रुद्र बोलता है कि अरे इतना अंधेरा था, कुछ और देखा होगा तूने, गलतफहमी हो गई होगी। तब यहाँ जॉय बोलता है कि नहीं भाई, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आदिति थी, वही लड़की जिसकी सुसाइड करने से जान चली गई थी। अब ये बात सुनते ही रुद्र के अंदर एकदम करंट दौड़ गई, क्योंकि भाई जो वो ग्वाल घर था ना वो आदिति के घर वालों का ही है। रुद्र यहाँ एकदम कांपते हुए बोला कि भाई तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, आदिति कैसे हो सकती है वो। तब जॉय बोलता है कि तुझे याद है कुछ पिछले 2 महीने से क्या हो रहा है। जो आदिति के घर वालों ने अपने ग्वाल घर में 2 गायें रखी थी, उन दोनों गायों की डेथ हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों गाय 2 महीने के अंदर मर गई? नेचुरल डेथ तो नहीं हो सकती ना वो। अभी सारी बात सुनने के बाद रुद्र को समझ तो आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है, पर ये जॉय को ऐसे कन्विंस करने में लग गया कि नहीं ये तेरी गलत फहमी है और गाय किसी और कारण से मरी होगी। और ऐसा बोलने के बाद इन दोनों ने उस मैटर को वही क्लोज कर दिया। पर भाई साहब अब यहीं से असली खेला चालू होता है। अब इस घटना के 1.5 हफ्ते के बाद जॉय पहले के जैसा नॉर्मल हो जाता है। अभी अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करने लगा, जैसे स्कूल जाना, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स खेलना और जाके क्लब में बैठना। और यहाँ रुद्र और जॉय ने ये सारी बातें अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर की, पर किसी ने बहुत ज्यादा सीरियसली लिया नहीं। कैसा होता तो हम लोग को भी तो दिखाई देती। जैसे मेरे कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं कि भाई हम भी तो उस रास्ते से इतनी बार गए हैं, हमें तो कुछ नहीं मिला। तो भाई साहब ये भूत प्रेत और आत्माएं कोई चिड़ियाघर के जानवर तो होती नहीं है जो सबको एंटरटेन करने के लिए बैठी रहेंगी। वो तो कभी कभार कुछ जगह से क्रॉस कर रहा है, उसके एनर्जी उसके फ्रिक्वेंसी मैच की, उस टाइम पर हो सकता है वो स्पिरिट भी उधर हो, जो आदमी ट्रैवल कर रहा है उसकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो, तब ये चीजें अट्रैक्ट होती है। सबके साथ नहीं होता ये चीज। खैर अब कहानी पर वापस आते हैं। जॉय वाली घटना के कोई 1.5 हफ्ते के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार आज रात को क्लब के अंदर पार्टी वार्टी करते हैं। इन सबका प्लान बना के ठीक है चिकन लेके आएंगे और क्लब के अंदर ही बैठ के अपना बनाएंगे और आराम से म्यूजिक चला के अपना खाना पीना करेंगे और फिर देर रात अपने अपने घर लौटेंगे हम लोग। अब ये लोग चिकन की दुकान पर जाके कच्चा चिकन कटवा के अपने साथ लेके आते हैं क्लब हाउस। रुद्र बताते हैं कि एकदम फ्रेश चिकन हम लोग लेके आए थे जिसमें अभी खून भी लगा हुआ था। तो हमने उस चिकन को उठा के एक बड़े प्लेट में रख दिया और वो प्लेट हमने जमीन पर रखा हुआ था। हमारे 2 दोस्त ग्रोसरी का सामान लाने के लिए गए हुए थे बाहर दुकान पे, और 2-3 लोग वही क्लब के अंदर खड़े होकर अपना आपस में बातचीत कर रहे हैं कि जब ये बाकी 2 सामान लेके आ जाएंगे तब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। अब ये लोग बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक जो इनका एक दोस्त था सोम, उसकी नजर पड़ती है चिकन पे। भाई इसने अपने बाकी दोस्तों को भी बोला कि यार वो देख क्या हाल हुआ है चिकन का। इन लोगों ने देखा कि वो पूरे चिकन का पीस जितना भी लोग लेके आए थे वो पूरा जमीन पे गिरा हुआ। और गौर करने वाली बात यह है कि किसी ने उस चिकन के प्लेट को टच भी नहीं किया था। भाई ये कैसे हो सकता है? अगर वो चिकन से भरा प्लेट किसी टेबल पे रखा होता किसी हाइट वाली जगह पे और वहाँ से नीचे गिरता तो पता भी चलता कि भाई ठीक है किसी के हाथ से लग के गिर गया होगा। पर भाई साहब यहाँ तो जमीन पर ही रखा था वो प्लेट, और वो सारे पीस ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे किसी ने उसे जमीन के नीचे रख के ऐसे हाथ से मिलाया। अब ये देख के ना इन सबका मूड खराब हो गया कि यार अब तो चिकन खराब हो गया, इसको हम यूज भी नहीं कर सकते, पूरा मिट्टी मिट्टी लग गया है। तब इनके ग्रुप के एक लड़के ने सोम को बोला कि भाई सोम एक काम कर, ये चिकन जाके फेंक दे पीछे। अब सोम वो पूरा चिकन वापस उस प्लेट में रखता है और उसे लेके क्लब हाउस के पीछे चला। क्लब हाउस के पीछे मैंने बताया था कि वो गाय का बाड़ा था, और उसी गाय के बाड़े के पास एक ना बांस का पेड़ था बड़ा सा। अब यहाँ सोम वो सारा चिकन उठा के वही बांस के पेड़ के नीचे फेंक देता है और फेंक के वापस लौटने लगा क्लब हाउस की तरफ। और भाई जैसे वो पीछे मुड़ा ना क्लब की तरफ जाने के लिए, इसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है कि मुझे नहीं बुलाओगे तुम लोग। सोम पहचान चुका था कि ये आवाज आदिति की ही है। भाई एकदम फ्रीज होके खड़ा हो गया, इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे कदम बढ़ाए। अब कुछ सेकंड ऐसे खड़े रहने के बाद सोम ने डिसाइड किया कि ठीक है वो आवाज बंद हो गई है, मैं जाता हूँ क्लब की तरफ। और जैसे ये पहला कदम लेता है ना, इसे सुनाई देता है कि जो चिकन अभी इसने फेंका है पीछे उसे कोई उठा के खा रहा है, और बहुत गंदी तरीके से चबा चबा के खाने की आवाज आ रही थी। इसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, ये भाई पीछे मुड़ के देखता है और भाई इसने पाया कि वही लड़की दोनों हाथ में चिकन का पीस लेके अपने पूरे मुंह में लगाए हुए और सोम की तरफ बहुत गुस्से में देख रही है। सोम की तो एकदम हालत खराब हो गई उधर। भाई ये चिल्लाते हुए सीधा क्लब हाउस के अंदर भागता है। इसे जाके सबको बोला कि भाई आदिति देखिए मेरे को, तो सारा चिकन वो खा रही वहाँ उधर बैठ के। अब इनके बाकी दोस्तों को समझ में आ गया कि भाई जॉय कोई ऐसा मजाक नहीं कर रहा था, ये कोई गलतफहमी नहीं थी उसकी। सच में उधर जो ग्वाल घर है उधर कुछ गड़बड़ है। ये लोग फटाफट बाहर निकल के क्लब का डोर लॉक करते हैं और सीधा ये सबके सब अपने अपने घर पहुंच गए। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार इस स्टोरी में तो पहले ही पता चल रहा है मुझे कि वो लड़की है जिसने सुसाइड किया है, उसकी स्पिरिट इनको दिख रही है बार बार, तो ऐसा क्या खास है इस कहानी में, ऐसी क्या मिस्ट्री रह गई है? तो भाई बस आप सुनते जाओ। इस कहानी के आखिरी हिस्से में एकदम जोरदार सी हिरन आने वाली है आपको,
अब इस घटना को बीते कोई 7-8 दिन हुए थे। जनवरी का टाइम आ जाता है और इस टाइम पर इस एरिया में क्रिकेट टूर्नामेंट चालू हो जाते हैं और ये टूर्नामेंट रात के टाइम चलते हैं। बहुत सारे गांव इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी गांव की टीम को सपोर्ट करने के लिए गांव के लोग भी रात रात भर ग्राउंड में इकट्ठा होकर वो मैच देखते हैं। अब इसी दौरान जनवरी मिड में एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था। रुद्र और उनके 7 दोस्तों का प्लान बनता है कि यार चला जाए आज रात को मैच देखने। और ये मैच इनके गांव के 2 गांव पार करने के बाद एक ग्राउंड आता है, उस ग्राउंड में हो रहा था। अब ये 7 दोस्त 4 बाइक पर बैठकर उस ग्राउंड में पहुंचते हैं रात को मैच देखने के लिए। उनको वो मैच देखते हुए 2 घंटे बीत चुके थे और अभी रात के बज रहे हैं 11:15। अब इनके ग्रुप का एक दोस्त बोलता है कि भाई अब टाइम ज्यादा हो गया है, 11 बज रहे हैं, चला जा वापस गाँव। अब जैसे उस दोस्त ने ये बात बोली 3 और दोस्त रेडी हो जाते हैं कि भाई हाँ ठीक है, 11 बज गए, ज्यादा देर नहीं रुकते यहाँ पे, घर चलते वापस, वैसे बहुत ठंड हो रही है। और इसी ग्रुप में एक लड़का था साहेब रुद्र से 2 साल बड़ा था, तो रुद्र उनको साहेब दा करके बोलता है। साहब ने बोला कि भाई अभी 2 घंटे तो हुए, इतनी जल्दी क्या है तुम लोगों को? तब उन चारों दोस्तों ने बोला कि नहीं भाई हम लोग को जाना पड़ेगा, घर से भी 1-2 बार फोन आ गया है। तब साहब बोलता है कि ठीक है तुम लोग जाओ, हम लोग और 1-1.5 घंटे देखने के बाद आएंगे गाँव वापस। इनके ग्रुप के वो चारों दोस्त 2 मोटरसाइकिल पर बैठ के वापस गाँव चले जाते हैं। अब यहाँ वो टूर्नामेंट देखने के लिए 3 लोग रह गए थे, साहेब, रुद्र और जॉय। इन तीनों ने 2-2.5 घंटे और देखा उस मैच को और फाइनली रात के 1:35 पे साहेब बोलता है रुद्र से कि भाई रुद्र अब लगता है हम लोग को भी चलना चाहिए। हमारे गांव के तो लगता है सारे लोग चले गए हैं, कोई दिख नहीं रहा है, हम ही रह गए सिर्फ, क्योंकि जो बाकी लोग थे वो आसपास के गांव के थे। इनके गांव के सिर्फ ये 3 लोग ही खड़े हैं वहाँ पे मैच देखने के लिए। रुद्र बोलता है कि हाँ साहब ठीक बोल रहे हैं, हम लोग को चलना चाहिए यहाँ से। अब यहाँ रुद्र और जॉय ये दोनों की स्कूटी पर बैठे थे और साहेब अपनी बाइक पर। ये तीनों वहाँ से निकलते हैं अपने गाँव वापस आने के लिए। अब यहाँ पर रुद्र पीछे बैठा था और जॉय स्कूटी चला रहा है। साहेब अपनी मोटरसाइकिल लेके आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। फाइनली ये लोग एक डाइवर्जन पर पहुंचते हैं जहाँ से 2 रास्ते कट रहे थे। एक रास्ता जा रहा था नेशनल हाईवे की तरफ। मैंने बताया था ना पहले कि एक रोड है जो कि नेशनल हाईवे से रुद्र के गांव को कनेक्ट करती है, तो आइडियली इनको उसी रास्ते पर जाना था नेशनल हाईवे की तरफ, जहाँ से वो रास्ता लेके ये लोग अपने गांव पहुंच जाते। और जो दूसरा रास्ता था वो एक गांव के अंदर से होते हुए रुद्र के गांव तक पहुंचता है। अब ये लोग उस डाइवर्जन पर अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटी लेके खड़े हैं। साहब रुद्र की तरफ पीछे मुड़ता है, बोलता है कि भाई क्या करना है, किधर चलना है? तब रुद्र बोलता है कि साहब दा ये जो हाईवे वाला रास्ता है इधर तो मतलब खुला हुआ है पूरा, ठंडा भी लगेगा ज्यादा और टाइम भी अधिक लगेगा, इसी गांव वाला रास्ता से चलते हैं। गांव के अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा ठंडा भी कम लगेगा और छोटा रास्ता है तो जल्दी पहुंच जाएंगे घर। अब यहाँ ये तीनों उस हाईवे वाले रास्ते को छोड़कर गाँव की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा, मैंने बताया था कि एक गाँव के अंदर से ये लोग क्रॉस करके फिर अपने गाँव में पहुंचेंगे। तो ये लोग फाइनली जब उस गाँव को क्रॉस करते हैं तब इनको एक ना छोटा सा जंगल का स्ट्रेच आता है, वो पार करना है। उसके बाद ये लोग अपने गांव के बैक साइड में एंटर कर जाएंगे। हाईवे वाला रास्ता आगे से लेके जाता है और ये शॉर्टकट रास्ता पीछे से। पर यहाँ मसला ये था कि वो जो जंगल वाला स्ट्रेच था ना छोटा सा, उसमें पड़ता है 2 शमशान। एक शमशान तो वही वैष्णव समाज के लोगों का है जहाँ पर समाधि दी जाती थी, और जो दूसरा शमशान था वो बाकी कम्युनिटी के लोगों के लिए है जहाँ जलाया जाता है मुर्दों को। अब इस टाइम पर एकदम घनघोर अंधेरा और कोहरा भी घना हो रखा है। रुद्र बताते हैं कि भैया मैक्सिमम 100 मीटर की विजिबिलिटी होगी उस टाइम पे। हम तीनों उस जंगल वाले स्ट्रेच पर पहुंच चुके थे। धीरे धीरे अपनी गाड़ी आगे बढ़ रही है। हमारे दिमाग में सिर्फ ये था कि जल्दी से हम ये वाला स्ट्रेच क्रॉस करके अपने गांव के बैक साइड में एंटर कर जाएं। पर भैया उस रास्ते पर चलते चलते जब हम उस शमशान के पास पहुंचे ना जिसमें लोगों को जलाया जाता है, मुझे दूर से दिखाई दिया कि उधरी साइड में जो जंगल था, जंगल से थोड़ा सा बाहर निकल के रोड के बिल्कुल करीब एक ना 20-22 साल का लड़का खड़ा है। थोड़ी धुंध हो रही थी तो मुझे चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दिया। इस समय जॉय स्कूटी चला रहा है और रुद्र पीछे बैठा था, और इनकी स्कूटी से कोई 50-60 मीटर पीछे साहब अपनी मोटरसाइकिल पर आ रहा है। रुद्र बताता है कि हम थोड़ा सा और करीब पहुंचे उस लड़के के, तब हमें उसका चेहरा हल्का फुल्का दिखाई देना स्टार्ट हुआ, पर हम अभी भी पहचान नहीं पा रहे थे कि वो कौन है। मैं उसे गौर से देखते हुए पहचानने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच वो लड़का मेरी तरफ देखता है। हम दोनों का आई कांटेक्ट हुआ कुछ सेकंड के लिए और मैं एकदम डर गया अंदर से। मैंने जॉय को बोला कि भाई गाड़ी भगा जल्दी, और कुछ ही सेकंड के बाद हम उस लड़के को क्रॉस कर गए। फिर रुद्र बोलता है जॉय से कि तूने कुछ देखा क्या? जॉय ने बोला कि हाँ मेरे को दिखाई दिया। जॉय यहाँ पर अपनी स्कूटी की मिरर में देखने की कोशिश करता है कि कौन था वो, और जब इसने देखा ना शीशे में तो इसने पाया कि भाई वहाँ पर कोई है ही नहीं। अब ये लोग कुछ समझ ही पाते हैं कि पीछे से अचानक साहेब चिल्लाते हैं कि रुद्र मेरी मोटरसाइकिल पर पीछे इतना लोड क्यों लग रहा है, मुझे बहुत भारी हो गया मेरा बाइक। रुद्र बिना पीछे मुड़े बोलता है कि साहेब प्लीज कुछ भी मत बोलिए, चुपचाप अपनी मोटरसाइकिल आगे बढ़ाते रहिए और कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के मत देखिएगा। अभी इनको अपने गांव पहुंचने में कोई 10 मिनट का टाइम लगने वाला था। गाड़ी में बज गए थे 2:30। ये लोग अपनी बाइक और स्कूटी आगे बढ़ा रहे उस रास्ते पे। रुद्र बस भगवान से ये प्रे कर रहा था कि कहीं साहेब पीछे मुड़ के ना देख ले। और इसी बीच ना साहेब अपनी मोटरसाइकिल रोक देता है। इसने रुद्र को आवाज दिया कि भाई रुक। रुद्र बोलता है कि क्या हो गया साहब, मोटरसाइकिल क्यों रोक दी है? तब साहब बोलते हैं कि अरे भाई मेरे को लेफ्ट साइड में कोई दिखाई दिया अभी। जॉय पूछा कौन दिखाई दिया आपको? रुद्र तो समझ गया था भाई। रुद्र बोलता है कि साहब कुछ भी हो जाए नाम मत लीजिएगा उसका। साहब यहाँ पर रुद्र की बात मानते हुए अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं और उनकी स्कूटी के पीछे पीछे चलने लगे। अब कुछ दूर पर ही दूसरा वाला शमशान भी था।
जहाँ पर वैष्णव समाज के लोगों को दफनाया जाता है। और उस शमशान के पास पहुंचते ही साहब की मोटरसाइकिल बंद हो जाती। साहब यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल के साइड मिरर में देखते हुए बोलते हैं कि अरे रुद्र, वो पीछे से कोई आ रहा है। रुद्र भाई घबरा गया एकदम, बोलता है कि साहब आप मोटरसाइकिल स्टार्ट कीजिए कैसे भी, निकलिए यहाँ से जल्दी। फिर साहब दोबारा देखता है, बोलता है कि भाई वो गायब हो गया। रुद्र बोलेगा आप जल्दी मोटरसाइकिल स्टार्ट कीजिए, रोकिए मत, चलिए जल्दी आप यहाँ से। और इससे पहले कि साहब कुछ भी एक्शन ले पाता, जॉय बोलता है रुद्र से कि भाई सामने तो देख एक बार, कोई लड़की आ रही है हमारी तरफ। रुद्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वो लड़की जो भी थी लगातार इनकी तरफ बढ़े जा रही है, आधा चेहरा उसका बाल से ढका हुआ। साहब भी यहाँ पे बहुत पैनिक करने लगा। उस रियर व्यू मिरर में उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो ये ना पैनिक होके पीछे मुड़ के देखने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो लड़का था जो इनकी तरफ आ रहा था वो कहीं साइड में इधर उधर खड़ा हो। जब ये पीछे मुड़ के देखे तो पाया कि भाई जो लड़का दिखाई दिया था ना अभी इनको, एकदम इनसे 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अब ये देख के साहब जोर से चिल्लाया एकदम। रुद्र बताते हैं कि भैया यहाँ पे ना मेरे घर में काली माता की जो पूजा होती है, उस पूजा के मंत्र का मैं उच्चारण करने लगा। रुद्र ने बोला कि मेरे दादाजी जो पूजा करते हैं मैं उसमें उनकी हेल्प करता हूँ कभी कभी, और इसकी वजह से मुझे वो मंत्र याद था। वो मंत्र भी इन्होंने लिख के भेजा है, मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। इन्होंने लिखा है कि ओम कराले बदानम घोरम मुक्ता केसीम चतुर भूर्यम कालिकाम दक्षिणम दिव्यम मुंडमाला विभूषिता सद्या छिन्ना सिरा खड़ग बमा दोर्धा कराम भुजम। अगर कुछ गलती हो गई मंत्र पढ़ने तो माफ कीजिएगा। पर रुद्र बताते हैं कि ये मंत्र पढ़ने के बाद साहब की गाड़ी स्टार्ट हो जाती। हम तीनों जैसे तैसे करके एकदम पैनिक में अपनी मोटरसाइकिल भगाते हुए उस जगह को क्रॉस किए और फाइनली अपने घर सेफली पहुंच गए। अब अगले दिन रुद्र अपने दादाजी को जाके बताता है सारी बात कि ऐसा ऐसा हुआ कल रात हमारे साथ। तब दादाजी ने बोला कि काली माँ के उस दिव्य श्लोक ने तुम लोगों को बचा लिया है। पर फिर यहाँ बात आती है, वो लड़की की स्पिरिट तो वही अंकिता थी जिसने सुसाइड किया था। पर फिर इनको पता चला कि जो वो लड़का था जिसको साहब ने देखा था और इन लोगों ने भी देखा था शमशान के बाजू में, उस शमशान में जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है, वो लड़का अंकिता का लवर था। जब अंकिता ने सुसाइड किया उसके बाद इसने भी जहर खा के अपनी जान दे दी थी। पर चूंकि ये दूसरी कॉलोनी में रहता था और ये वैष्णव समाज से बिलोंग नहीं करता था, तो इस लड़के की बॉडी को दूसरे वाले शमशान घाट में गांव वालों ने जलाया था। उसकी स्पिरिट भी उस जगह को हॉन्ट कर रही है। अब ये सब बात जानने के बाद जो रुद्र के दादाजी थे उन्होंने उस लड़की के मम्मी पापा को अपने घर पर बुलाया। मैंने बताया था कि रुद्र के दादाजी पंडित भी थे, तो इन्होंने पूरी बात जानी उस लड़के के माता पिता से कि क्या हुआ था, क्या मतलब आप लोग फील करते हैं। तब उन्होंने बोला कि हमें हर रात छत से अंकिता के रोने की आवाज सुनाई देती। हमारा जो ग्वाल घर है उसमें भी हमने कई बार देखा है उसे। अब हम लोग समझ में नहीं आ रहा कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तब रुद्र के दादाजी ने यहाँ पर उनको माँ काली का एक फूल दिया। बोला कि इसे ले जाके अपने घर के दरवाजे पर बांध दो। ये अकाल मृत्यु है तो उसकी आत्मा अभी मोक्ष मांग रही है। तुम लोग एक काम करो, बिहार के गया जी जाके वहाँ पिंड दान कर दो, नहीं तो इस लड़के की आत्मा भटकते रहेगी और अगला निशाना अंकिता की मम्मी होने वाली है। अब रुद्र ने मुझे ये तो नहीं बताया कि जो वो लड़का था उसके मम्मी पापा ने कुछ किया कि नहीं इसे ठीक करने के लिए, पर अंकिता की फैमिली में उसके बाद से वो दिखनी बंद हो गई। तो यार ये थी पूरी कहानी।